नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं टॉप 5 शाम के 5 बजते बजते सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की सारी बड़ी खबरें हम सब आप तक पहुंचाते हैं अपने साथियों के साथ। तो आज की 5 बड़ी खबरें जानने के लिए हो जाइए तैयार। और इसके साथ 5 मिनट में 50 खबरों का पूरा अपडेट भी होगा। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। तो आज की जो टॉप 5 खबरें हैं इसमें सबसे पहले मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में जो 46 निकायों के नतीजे आए हैं इसमें किसका बोलबाला, ये आप देखेंगे। पहली खबर मेरे साथ। मैं रचना नितेश आपको बताऊंगी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरोज पांडे, रमन सिंह और केंद्र सरकार को किस विषय पर घेरा। और मैं राहुल सिन्हा बताऊंगा आपको क्यों दिग्विजय सिंह हुए अध्यक्ष की रेस से बाहर। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि बीजेपी संगठन में बदलाव की तैयारी में कैसे जुटी है बीजेपी। और मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी क्या छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है पदयात्रा पॉलिटिक्स। चलिए, तो ये 5 बड़ी खबरें जिन पर आप हमसे अपडेट देखेंगे और ये अपडेट देने के लिए हमारे साथ में 5 रिपोर्टर साथी जुड़ रहे हैं। इन 5 रिपोर्टर साथियों के साथ में आपको पूरी तफसील बताएंगे। इन रिपोर्टर्स के पास जाएं, अपने साथियों के पास जाएं। इसके पहले जो पहली बड़ी खबर है ये भी आपको बताते हैं। जो पहली बड़ी खबर है आज की वो है मध्य प्रदेश में 46 निकायों में हुए चुनाव, आए नतीजे। इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है और इन नतीजों से साफ हो गया कि अगले चुनाव में किस तरह के मंतव्य को जनता पाले। पहले बात, 17 नगर पालिकाओं की 11 में 17 में से बीजेपी को जीत मिली, बहुमत मिला। कांग्रेस केवल 4 नगर पालिकाओं में जीत हासिल कर पाई। बिजुरी नगर पालिका में मामला टाई है तो नैनपुर में निर्दलीय जीता है, बहुमत के ऊपर है। 29 नगर परिषदों में भी आज नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इसमें से 18 चले गए मैक्सिमम। कांग्रेस के खाते में 6 परिषद आई हैं। सिंगरौली और बरगवा परिषद में निर्दलीय बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। बार बार कहा जा रहा था कि मात्र 46 निकाय हैं, लेकिन इनके नतीजों में आपको पता चलेगा कि 23 में जनता किस मूड को रखती है। तो नतीजों की गहमागहमी के बीच में शाम ढलते ढलते क्या अपडेट है, शकील ब्यौर मेरे साथ में जुड़े हैं। मेरे सहयोगी शकील, बताएं पूरा अपडेट। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज का दिन रहा है। चुनाव यानी शहर सरकार की बातचीत की जाए तो जो बीजेपी है उसने इस बार का जो प्रदर्शन किया बहुत बेहतर रहा है। बीते बार की भी हम बातचीत करें, जो पिछले चुनाव भी हुए हैं 3 माह पहले, उसमें भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आगे रही थी। पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 जिलों की जो 46 नगरीय निकाय है उनमें से 28 पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और वो इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी ने ऐसे 10 नगरीय निकायों को भी कब्जे में हासिल कर लिया है जो पहले कांग्रेस के कब्जे में हुआ करती थी। वही अगर दूसरी ओर हम देखते हैं तो जो कांग्रेस है उसने मात्र 9 ऐसी नगरीय निकायों पर जो अपना पंजा है वो मजबूत किया है जो पहले कमल के हिस्से में आती थी, जहां पर बीजेपी की शहर सरकार हुआ करती थी। तो जिस प्रकार से जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर यह बयां करते हैं कि बीजेपी शहर सरकार में मजबूती से दिखाई दी है। जैसा आपने कहा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में जो अभी तक के पूरे नगरीय निकायों की अगर हम 413 नगरीय निकाय कुल मध्य प्रदेश में है और उनमें अगर हम चुनावी परिणामों को देखते हैं तो बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जो नैनपुर है, जो मंडला जिले की जो नगरीय निकाय है उसमें निर्दलीय ने अपना परचम यहां पर लहराया है। जो निर्दलीय है उनके वो अब वहां पर शहर सरकार को संचालित करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर शकील कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार ये 46 नतीजे थोड़ा सा फेवरेबल रहे और कांग्रेस के लिए संकेत संदेश साफ है, उन्हें मेहनत करनी होगी। बिल्कुल पुनीत, आज मध्य प्रदेश के लिए रिजल्ट डे था लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए आज नामकरण डे था। क्या नामकरण और किसका नामकरण हुआ ये भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जरा खबर आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बिलासपुर दौरे के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरोज पांडे खराब सड़क के नाम पर एक घंटे में अपना चार्मिंग फेस लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन जहां हमारी चार्मिंग चिकनी सड़क है वहां कभी इन्हें फोटो खिंचवाना चाहिए। वहीं उन्होंने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि रमन सिंह कहते हैं कि प्रदेश में 62,000
किलोमीटर सड़कें हैं, जबकि प्रदेश में टोटल सड़क करीब 34,000 किलोमीटर ही है। और ऐसे में रमन सिंह को ही बताना चाहिए कि 62,000 किलोमीटर सड़कें आखिर कहां हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आखिरकार आज छत्तीसगढ़ की सड़कों को एक नया नाम जरूर मिल गया है, चार्मिंग चिकनी सड़कें। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में बदहाल सड़कों को लेकर सियासत जारी है और इसको लेकर अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज बड़ा हमला बोला है भाजपा और भाजपा नेताओं पर। जिस तरह से गृह मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने खराब सड़कों के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया है और एक नया नामकरण जिस तरह से आप बता रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका बयान आया है आज बीते दिनों हमने देखा था कि सरोज पांडे जो भाजपा की नेत्री हैं, उन्होंने एक खराब सड़क के साथ में अपना फोटो खिंचवाया था। उसको लेकर आज गृह मंत्री ने एक सीधा प्रहार कहे तो सरोज पांडे के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि वो चार्मिंग फेस लेकर एक गड्ढे में फोटो खिंचवाती हैं, लेकिन प्रदेश में जहां पर चिकनी और चार्मिंग सड़कें हैं वहां भी उनको फोटो खिंचवाना चाहिए, क्योंकि सड़क बनाने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सड़कें खोदी और रातों रात सड़कों को बना लिया जाए। ऐसे में अगर उनको फोटो खिंचवाना है तो प्रदेश की चार्मिंग और चिकनी सड़कों पर भी वो फोटो खिंचाए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों बयान आया था पूर्व मुख्यमंत्री का, प्रदेश में 62,000 किलोमीटर प्रदेश सरकार की सड़कें हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने बनवाई हैं। इस पर आज गृह मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो सड़कें प्रदेश में हैं वो कुल सड़कें यहाँ पर 34,000 किलोमीटर है। ऐसे में जो बाकी सड़कें हैं वो कहाँ गई, उसका पैसा कहाँ गया, वो सड़कें कहाँ गई, ये भी डॉक्टर रमन को यहाँ पर बताना चाहिए। अगर डॉक्टर रमन जितेंद्र, आप देखना होगा कि इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्या आता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रचना, और सड़कों की राजनीति के बीच हम बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लगातार राजनीति जारी है और जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर दौड़ मची है, नामांकन की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इन उम्मीदवारों में राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस के नेता केएन त्रिपाठी शामिल हैं। और कल दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म लेकर कहा था कि वो संभवतः आज फॉर्म दाखिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और बाहर आकर मीडिया से कहा कि वो खड़गे को अध्यक्ष पद के लिए समर्थन देंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही वो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक भी बनेंगे। हमने कल भी आपको दिग्विजय सिंह का बयान सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि संभवतः कल वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो सियासी पंडितों ने इस संभवतः के बयानों को डिकोड भी किया था और हुआ भी वैसा ही। आज दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। चलिए, सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, जिस तरीके से संभवतः वाली बात सामने आई और हमने इस खबर को प्रमुखता से संभवतः से ही फोकस करके डिकोड किया और वही हुआ, आखिरकार नामांकन दाखिल नहीं किया दिग्विजय ने। देखिए बिल्कुल राहुल, अगर बात करें तो शायद गांधी परिवार का पूरी तरीके से साथ दिग्विजय सिंह को नहीं मिला और यही वजह थी कि दिग्विजय सिंह ने कल नामांकन जरूर खरीदा था और उसके बाद में संभवतः जो शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि क्या कोई और भी गांधी परिवार की पसंद का व्यक्ति कांग्रेस का चेहरा हो सकता है। और आज वो तस्वीर पूरी हुई। हिंदू की जो छवि दिग्विजय सिंह की पूरे देश भर में बनाई गई है, शायद ये छवि दिग्विजय सिंह के ऊपर थोड़ी भारी पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। उनके पुराने बयानों को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में हम देखते हैं कि बीजेपी अभी भी उनके पुराने बयानों का हवाला देकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व विरोधी दिग्विजय सिंह को बताती रही है और ये बात कांग्रेस को अच्छे से बताती। लिहाजा आज सुबह जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं और काफी सीनियर नेता हैं, उन्होंने जब नामांकन दाखिल करने की बात कही, उसके बाद दिग्विजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई और दिग्विजय सिंह ने पूरी तरीके से इस चुनाव से अपने आप को बाहर कर लिया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं, बल्कि वो उनका उल्टा प्रस्तावक बनेंगे। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के साथ ही दिग्विजय सिंह की विदाई इस पूरी रेस से हो चुकी थी और उसके बाद में जो तस्वीर अब सामने निकल कर आई है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि कांग्रेस के सामने अब केवल 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार और कांग्रेस के ज्यादातर जो सीनियर नेता उनकी पसंद बताए जा रहे हैं और ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। ससुर थरूर दूसरे उम्मीदवार है, इसके अलावा केएल त्रिपाठी तीसरे उम्मीदवार हैं और इनमें सबसे तगड़ी दावेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे की और देश में अगर कहना होगा कि कांग्रेस के अंदर खासकर हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते रहे हैं सुधीर, जिससे लेकर हमेशा से कांग्रेस भी फजीहत में पड़ती रही। शायद यही वजह है कि उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है। इस जानकारी की चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। बिल्कुल राहुल, ये देखने वाला होगा कि कांग्रेस का कप्तान आखिर कौन बनता है, क्योंकि जिस तरीके से कल अटकलें तेज हो गई थी दिग्विजय सिंह के नाम की, लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि नामांकन भरे गए हैं तो उम्मीदवार
कुछ और ही निकले। देखना होगा कि कप्तान कौन बनता है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में आधे से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। मोर्चा और प्रकोष्ठ में भी नियुक्तियां होंगी। अनुभवी और नए चेहरों को टीम में जगह मिल सकती है। अजय जामवाल के लौटने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी पे आपको यह भी बता दें कि इधर पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली दौरे पे हैं, जहां वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजेश इस खबर पे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेती हूं, उनसे जानूंगी कि किस तरीके से बदलाव होगा और क्या क्या बदलाव यहां पे देखने को मिलेगा। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी में बदलाव होते जा रहे हैं, और अब किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा यहां पे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए पूरे निर्णय ले रही है। बदलाव का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, प्रयोग का दौर चल रहा है, और इसी वजह से कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, नेता प्रतिपक्ष बदले गए, पूरी टीम जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो पूरी टीम थी वो बदल दिए गए। अब जिला अध्यक्ष और मोर्चा प्रकोष्ठों की टीम में भी बदलाव की पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा मापदंड ये है कि कौन पार्टी को, कौन सा कार्यकर्ता पार्टी को कितना समय दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा समय दे सकता है। इसके साथ साथ उसका अनुभव होना चाहिए, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने पहले उनको दी थी उस जिम्मेदारी को वो कार्यकर्ता कितनी गंभीरता से निभाया है। इस मापदंड के अनुसार अरुण साव की एक नई टीम तैयार की जा रही है। प्रदेश की टीम तैयार हो चुकी है, अब जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, फिर जिला की नई टीम बनेगी, मोर्चा के 2 मोर्चा के अध्यक्ष बदले गए हैं, उनकी भी नई टीम बनेगी, बाकी मोर्चा में भी बदलाव होंगे। तो तमाम तरह के बदलाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसके पीछे सीधा एकमात्र टारगेट ये है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 को फतह हासिल करके छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करना चाहती है। वहीं अगर आप देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अचानक उनको पार्टी हाईकमांड से दिल्ली बुलावा आया है और दिल्ली गए हैं। तो इसमें यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी हाईकमांड कोई नई जिम्मेदारी दे सकता है। राज्यपाल बनाए जाने की भी चर्चा उनकी चल रही है। तो बदलाव के दौर पर चल रहा है, और इस बदलाव के दौर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दिल्ली जाना भी एक बड़ा बदलाव की ओर इशारा करता है। बिल्कुल कह सकते हैं, देखना काफी दिलचस्प होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रुमाना, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मिशन 2023 और 24 की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से जुट गई है। अब नए चेहरों को भी जगह मिलने वाली है बीजेपी में। वहीं रायपुर में अब कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में यह तय हुआ है कि 2 अक्टूबर से कांग्रेस बूथों में पदयात्रा करेगी, और यह पदयात्रा छत्तीसगढ़ में 3 महीने तक चलेगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के बारे में संदेश देगी और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देगी। इस बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल रहे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ से। सौरभ, मिशन 2023 और 24 की तैयारियों की कवायद तो तेज हो चली है, और अब कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी चुनाव आते ही पदयात्रा निकालने के लिए तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2023 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और पद यात्रा की बात कहें तो पिछले 2 महीना पहले विधानसभा स्तर पर कांग्रेस ने पद यात्रा की है, और सभी विधायकों ने लगभग 75 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। और एक बार फिर से बूथ स्तर पर अब जो पदाधिकारी हैं, जो उनके विधायक हैं, जो सांसद हैं, सभी नेता और कार्यकर्ता हैं, वो अब पद यात्रा करेंगे। और इस पद यात्रा के बहाने जो है 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहला तो संगठन को मजबूती करना, दूसरी चीज़ संगठन को सक्रिय करना है, ताकि 2023 चुनाव के आते आते ये संगठन जो है पूरी तरीके से सक्रिय रहे। और तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 2023 चुनाव के पहले अगर जो प्रत्याशी चयन को लेकर जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें से कई चेहरे ऐसे होंगे जो काफ़ी मेहनत किए रहे होंगे, और वो कांग्रेस जो संगठन है, पीसीसी है, उनको दिखते रहेगा। पूरी रिपोर्ट जो है उनके पास जाएगी। तो कुल मिलाकर यही कि 2023 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, और 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर सके, क्योंकि अभी सांसद उनके केवल 2 हैं, 9 सांसद बीजेपी के हैं, जबकि उनके विधायक 71 हैं। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जमीनी स्तर पर जो है राज्य सरकार की योजनाओं को बताया जा सके,
संगठन की जो जिम्मेदारी दी है। सौरभ, कह सकते हैं संगठन की मजबूती के लिए तो ये तैयारियां तेज ही है, साथ ही साथ अब आगे किस प्रकार से, किस रणनीति से काम करना है और बूथ स्तर तक किस प्रकार से वोटरों को साधना है, इसकी कवायद तेज हो चली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल संस्कृति, जैसा आपने भी पूछा और सौरभ भी बता रहे थे कि अब पूरी तरह संगठन को एक्टिव मोड में लाना ये कांग्रेस का मकसद है और इसकी शुरुआत पदयात्रा से 2 अक्टूबर से होगी। अब बारी है टॉप 5 में 5 मिनट में 50 खबरों के अपडेट की। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के रद्द होने पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बिलासपुर में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में हुए मारपीट को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की कार्रवाई की मांग। कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने की नारेबाजी। ग्वालियर में पूर्व एमएलए राजेंद्र भारती की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शासन को नोटिस जारी की। 11 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगा बिशप पीसी सिंह। जमानत अर्जी पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने जमानत का किया विरोध। नए खुलासे की दलील। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली को लेकर किया दावा। कहा, मध्य प्रदेश में नहीं है बिजली की कमी, मांग के मुताबिक की जा रही बिजली की सप्लाई। कल यानी 1 अक्टूबर को रातापानी सेंचुरी में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। संगठनात्मक चर्चाओं के साथ पार्टी के कार्यक्रमों, बूथ की मजबूती पर होगी चर्चा। आदिवासी संगठन के बीच पैठ बनाने की रहेगी कोशिश। बैठक में चुनिंदा सीनियर मंत्रियों को भी बुलाया गया। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्र सरकार के मंत्री भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 58 आरक्षण को निरस्त करने के बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने दायर की स्पेशल लीव पिटीशन। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे मंडला। दोनों मंत्रियों ने खुर्सीपार की प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ खाया मध्याह्न भोजन। जबलपुर हाईकोर्ट ने कटनी नगर निगम कमिश्नर को किया तलब। जमीन का कब्जा दिए बिना लीज रेंट वसूलने के आरोप में जवाब दाखिल करने के निर्देश। भोपाल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने को कहा है। देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनने जा रहे मध्य प्रदेश। सीएम शिवराज दिल्ली मिलेंगे अवार्ड। इंदौर को एक बार फिर सबसे स्वच्छ शहर का मिलेगा पुरस्कार। पन्ना के कृष्णा कल्याणपुर पट्टी उथली खदान में एक ही दिन में 10 हीरे मिले हैं और 70 लाख रुपए से भी ज्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है। 18 अक्टूबर को नीलामी होगी। 3 साल से अटके एमपीपीएससी के परिणाम जल्द होंगे जारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएससी को 87% के हिसाब से रिजल्ट जारी करने के दिए निर्देश। मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री ने ट्रेन में शराब पीकर जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला भी किया। स्वच्छता सर्वेक्षण की तरह अब केंद्र सरकार स्वच्छ पेयजल का कराने जा रही है सर्वे। केंद्र सरकार के क्लीन वाटर सर्वे के तहत शहरों के तहत देगी रैंकिंग। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में महिला और उसका 1.5 महीने का बेटा आग की चपेट में आया। 90% झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने पति पर वारदात को अंजाम देने का भी आरोप लगाया। ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मकान और नौकरी दिलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी 12 से ज्यादा लोगों से 50 लाख रुपए की कर चुका है ठगी। लोकायुक्त की टीम ने भिंड में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अस्पताल के मैनेजर से की थी उसने 2.5 लाख रुपए की मांग। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन ये इवनिंग प्राइम की शुरुआत है। हम सब आपको बताते रहेंगे इन खबरों का अपडेट। प्रत्येक बुलेटिन से जुड़े रहिए और अपडेटेड रहिए। नमस्कार।